Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 27th of March 2022. तो गाइस आज है तारीख 27 मार्च 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है यूकेटन चैनल को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसका आंसर आप सभी लोग कर पाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके अंदर आपको बहुत सारी कंट्रीज एज अ मेंबर देखने को मिलती हैं और इसी की तरह नीचे ऑप्शन में आपको 5 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। पूछा गया इनमें से एक ऐसी कंट्री है जो कि इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए बोलता है ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी ओमान या फिर ऑप्शन डी कुवैत। तो इसका सही आंसर आप सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दो। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों के साथ इस आंसर को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है। देखो हुआ क्या है, डीआरडीओ ने एक वेपन सिस्टम को डेवलप किया है। उस वेपन सिस्टम का नाम है CSWS, मतलब कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो इस आर्टिकल को हम लोग अपने सिलेबस में कहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो GS पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर आराम से इस टॉपिक को रिलेट किया जा सकता है। तो एक वेपन सिस्टम है CSWS, आई होप आपने इसकी फुल फॉर्म सुन ली है। अब इस सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पर सारा काम एक एडवांस स्टेज पर पहुँच चुका है। अब बेसिकली इन वेपन सिस्टम को दिया जा रहा है, इंडक्ट किया जा रहा है CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर। ये जो वेपन सिस्टम है अपने आप में एक स्पेशल पर्पस वेपन सिस्टम है। अब ये स्पेशल पर्पस वेपन सिस्टम क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपने नाम सुना कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, ठीक है। कॉर्नर पर भी यहाँ पर इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग काफ़ी बार सरप्राइज अटैक को फेस करते हैं, तो सरप्राइज अटैक से बचा जा सकता है अगर हम लोग इस वाले वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब अभी भी समझ में नहीं आया, तो थोड़ी देर रुको, चलते हैं पिक्चर के ऊपर और इसको अच्छे से समझते हैं। अभी देखो आपको बिल्कुल सिंपल से शब्दों में इस पिक्चर को देख के क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक कॉर्नर है और कॉर्नर पर ही आपको ये वेपन यूज़ करता हुआ नज़र आएगा। अब क्या है, यहाँ पर इसी कॉर्नर पर से इस वेपन को आराम से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये वेपन बेंड होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने कॉर्नर का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक ऐसा कॉर्नर है, ठीक है। उसके बाद एक और पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये एक दीवार है, ठीक है। अब क्या है, इस दीवार के पीछे सोल्जर है। अब सोल्जर क्या है, मान लो जल्दी जल्दी से इस दीवार के जैसे ही आगे आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है, ठीक है। तो सरप्राइज अटैक फेस कर देता है जैसे ही वो इस कॉर्नर से बाहर निकल कर आता है। तो अब क्या यहाँ पर कॉर्नर पर ही यहाँ पर रहकर ये आराम से इस वेपन को बेंड कर कर इस वेपन को हल्का सा आप देख पाओगे ऐसे मोड़ कर इससे शूटिंग की जा सकती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक दीवार है, पीछे दीवार है। अगर यहाँ पर कोई छुपा हुआ है तो ये जो वेपन है इसको यहाँ से लेकर और उसके बाद इस प्रकार से बेंड कर सकते हैं और बेंड करने के बाद यहाँ पर ये शूट किया जा सकता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख पाओगे, यह है एक बेंडिंग वेपन सिस्टम।
क्लियर हुआ। तो इसका नाम फिर से याद रखना, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम इसका नाम है। तो ये एक काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद वेपन सिस्टम हम लोगों के लिए नज़र आने वाला है। इसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कर लिया था हमने मार्च 2019 के अंदर में, जैसा आपको यहाँ पर मेंशन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखो इसका जो डेवलपमेंट है वो 10 साल पहले ही शुरू हुआ था, जुलाई 2020 के अंदर। देन इसके बाद सारी जो सिस्टम है वो कंप्लीट करने के बाद डीआरडीओ ने ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो किसको दे दी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अब आप कहोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये सारी टेक्नोलॉजी क्यों दी गई, ताकि ये इसका प्रोडक्शन कर सके, इसको बनाएं और इसका प्रोडक्शन होने के बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकें। यूज़ करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अब क्या है ना, इसी वाले बेंडिंग सिस्टम को, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिसको हमने रिसेंटली यूज़ किया है। रिसेंटली कहाँ पे यूज़ किया है, तो आपको पता होगा इंडिया और जापान के बीच में अभी एक बायलैटरल आर्मी अभ्यास हुआ है, जिसको हम लोग धर्म गार्डन के नाम से जानते हैं। वो कहाँ पे हुआ है, कर्नाटका के जो बेलागावी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो बेलागावी वाला एरिया है वहाँ पर यह अभ्यास हुआ है। वहाँ पे इस वेपन का यूज़ हुआ था, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ बोला गया देखो इस वेपन में अगर हम लोग बात करें क्या यूज़ हुआ है, तो इस वेपन में हाई ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस वेपन को और हल्का बनाया जा सके, प्लस और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया देखो इस प्रकार का वेपन आज के टाइम पर हमारे पास है। अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल लेवल पर एक वेपन के बारे में चर्चा होती है, वो है 9mm Glock 1719, आपको ये देखने को मिलेगा। बट है क्या ना कि अभी जो हमारा वाला वेपन है ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सुपीरियर वेपन होने वाला है। हमारे वाले वेपन के अंदर काफ़ी सारे अल्टीमेट फीचर्स होने वाले हैं जो कि इसके अंदर नहीं है, ये भी आप देख पाओगे। साथ ही साथ जो हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि हम लोग इस पूरे वेपन को डेवलप करने के बाद ये जो सिस्टम है इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट ये हम लोग के लिए बनने वाला है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिंपल शब्दों में क्लियर हो चुकी हैं, पूरा आर्टिकल। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब देखो इसी के नीचे एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इस आर्टिकल के अंदर फ्री राशन स्कीम के बारे में बातचीत की गई है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हर साल गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों में ही। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट जो भी हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे सिलेबस के अंदर, उनसे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अभी मैं आगे आपको बता भी दूंगा। साथ ही साथ इसको जीएस पेपर 3 से भी आप रिलेट कर सकते हो। इसी वजह से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा जैसे जैसे कोविड-19 जो पेंडेमिक है वो स्टार्ट हुआ था, उस पेंडेमिक के बाद लगातार बहुत सारे लॉकडाउन्स लगे थे। साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, दुनिया भर में लॉकडाउन लग चुका था। तो उसके बाद यहाँ पर हमने देखा हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे फूड क्राइसिस नज़र आ रहे थे। तो उस फूड क्राइसिस से उभरने के लिए सरकार ने फ्री राशन स्कीम को जारी किया था। आपको याद हो रहा होगा कि हाँ 5 किलो यहाँ पे जो अनाज है वो फ्री में हम लोगों को मिलेगा। और ये 2020 से में स्कीम को स्टार्ट किया गया था। 2020 से लगातार अभी तक ये स्कीम चल रही है और अब इसको फिर से बढ़ा दिया गया है 6 महीने तक। तो 6 महीने तक अगेन आने वाले 6 महीने तक ये फ्री राशन मिलता रहेगा, ऐसा हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। मतलब आज से अगर हम लोग इसको देखें तो आने वाले 30 सितंबर तक ये ऐसे ही फ्री राशन मिलता रहने वाला है। 5 किलो जो हम लोगों को ये अनाज मिल रहा था फ्री में, वो ऐसे ही मिलता रहेगा। ये यहाँ पर एक छोटा सा अपडेशन है, इसके बारे में ध्यान रखना। फिर उसके बाद और क्या क्या बताया गया, जो आपको एडिशनल जो भी मिल रहा था वो तो मिलता रहेगा, बट यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो 5 किलो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया कि अगर हम लोग बात करें तो अभी तक 759 लाख टन ऑफ ये जो फ्री फूड ग्रेन्स है वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। मतलब 2.6 लाख करोड़ रुपीज़ का जो यहाँ पर फूड है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया अभी बहुत सारा जो फूड है, लगभग 244 लाख टन जो ये फ्री में हम लोग अनाज है ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं आने वाले 6 महीनों के अंदर, जिसमें यहाँ पर कॉस्ट लगने वाली है 80,000 करोड़ रुपए की, ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्कीम है इसका अनाउंसमेंट मार्च 2020 में हो चुका था, जब कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। प्लस यहाँ पर ये वाला जो फेस है, मतलब अभी आपको जैसे मैंने बताया कि अभी क्या होने वाला है, आने वाले 6 महीने तक ये फ्री में राशन मिलने वाला है। तो यह आने वाले 6 महीने का जो पीरियड है ये एक छठा फेस है। पहला फेज़ कब लॉन्च हुआ था, जब यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो पहला फेज़ तब था, फिर सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़, मतलब बार बार इस स्कीम को बढ़ाया गया है और अभी फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसका छठा फेज़ चल रहा है। क्लियर हुआ। अभी मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ी सी और बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करने वाली है।
तो स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर इसको नीचे देख सकते हो। देखो इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में पीडीएस सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब सिलेबस के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है पीडीएस सिस्टम। यही राशन वाला सिस्टम को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, जहाँ से सरकार फार्मर से जो एमएसपी है उस पर जो अनाज है उसको परचेज़ करती है। फिर उसके बाद ये जो अनाज है वो आपके पास तक आता है, आपके घर तक आता है, जो हम लोग राशन लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग को इसके बारे में पता ही होगा। इसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं इस स्कीम के बारे में। तो PMGKAY यहाँ पर बात की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में हम लोग देख सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इसी को यहाँ पर फ्री राशन स्कीम का नाम दिया गया है। तो इस स्कीम को लाया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ध्यान रखना। साथ ही साथ बताया गया कि इसका देखो फेज़ 1 और फेज़ 2 जो इस स्कीम का है वो हमने लॉन्च किया था साल 2020 अप्रैल से जून के मंथ में। फिर उसके बाद ये तो फेज़ 1 का टाइम था। देन उसके बाद जुलाई से नवंबर के बीच का, मतलब जून में हम लोग आए। हमने सोचा था जून में अब इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा, अब ये फ्री में जो राशन मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, कोविड-19 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ हुआ नहीं। जून में सिचुएशन और काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। देन उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया, जुलाई से फिर नवंबर कर दिया गया था, यानी फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका था। उसी प्रकार से फिर आगे नवंबर के बाद फिर से फेज़ 3 स्टार्ट हो गया, फिर से बढ़ा दिया गया था इसका टाइम पीरियड। देन फेज़ 4 स्टार्ट हुआ, फिर से टाइम पीरियड बना दिया गया था नवंबर 2021 तक। फिर अभी पिछले साल ही नवंबर 2021 के बाद यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। तो अब 31 मार्च आने वाली है, आज 27 मार्च हो चुकी है। तो अब फिर से इसको बढ़ा दिया गया है कि सितंबर तक हम लोग यहाँ पर ये फ्री में जो राशन मिल रहा था 5 किलो, जो यहाँ पर आपको गेहूँ चावल जो भी मिल रहा था वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाता, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी कोविड-19 के टाइम पर। ठीक है, लॉकडाउन लग चुका था, बहुत सारे लोगों के पास खाने को नहीं था। दैट इज़ वाई यहाँ पर इस स्कीम की स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर हुआ? तो ये थी, आई होप आपको एक एक इन्फॉर्मेशन A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। पूरे आर्टिकल का पोस्टमार्टम हो चुका है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। ना अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन भी पूछे हैं जिन आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा उनसे। तो मतलब यहाँ पर एक सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा सकते हो, अपना आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक टारगेट हम लोगों ने रखा है हमेशा की तरह 5K प्लस लाइक्स का। तो आप लोग इतना काम कर सकते हो, कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइक का बटन दबाना है, उसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल के बारे में। तो इसमें जो आपको ये आर्टिकल दिख रहा है, ट्राइब्स ओपोज नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि रिवर इंटर लिंकिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। दो नदियों को जोड़ने के बारे में हम लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी रिवर्स को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी में से एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर चर्चा में आता है, वो है पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 3 नदियों को जोड़ने के बारे में चर्चा की गई है गुजरात के अंदर में। अब क्या है, यहाँ पर इन 3 नदियों को जैसे जैसे जोड़ा जा रहा है, एक लिंकिंग बनाया जा रहा है, एक कैनाल के माध्यम से लिंक किया जाता है, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो हो क्या रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल है, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 5000 से भी ज़्यादा आपको लोग देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में हैं, मतलब इसको अपोज कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चलेंगी तो इससे यहाँ पर उनका जो रहना सहना है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आई होप आप लोग को यहाँ पर एक क्लियर हुआ। पहले तो मैं कुछ बेसिक्स के ऊपर लेकर चलता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलेगी, इसके लिए कुछ स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर कर रखी थी, वही स्लाइड्स से मैं डायरेक्टली डिस्कशन करने वाला हूँ। ना देखो, बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए इस पिक्चर को समझते हैं। देख पाओगे इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलेंगी। अब जो बहुत सारी नदियाँ हैं ना, उनको जोड़ने के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे मान लो एक नदी ये है और एक नदी ये है, अब इनको जोड़ देंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा सर? फ़ायदा ये होगा कि मान लो यहाँ पर इस वाली नदी के अंदर सरप्लस वाटर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, और इस वाली नदी के अंदर पानी काफ़ी कम है। ठीक है, और कम है यहाँ पर पानी, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में काफ़ी सूखा पड़ा हुआ होगा।
तो क्या होगा, हम लोग इन दोनों नदियों को जोड़ सकते हैं। जोड़कर क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, और फिर यहाँ से जो सूखा पड़ा हुआ एरिया है वहाँ पर इरिगेशन करके वहाँ पर एरिया को सही किया जा सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। बट अगर हम बात करें दो रिवर को जोड़ने के लिए क्या हम लोग करेंगे, तो इसके लिए एक कैनाल बनाया जाता है। आप कह सकते हो एक नाला, समझ सकते हो, मतलब समझने के लिए काफ़ी है। एक नाला बना दिया जाएगा, एक चौड़ा सा कैनाल बना दिया जाएगा जो कि दोनों नदियों को कनेक्ट करेगा, यहाँ से पानी यहाँ तक पहुँचेगा। क्लियर हुआ। और इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं भारत के अंदर वो बहुत सारे होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है पार तापी नर्मदा की, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। वो आपको पेनिनसुलर कंपोनेंट में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप हुआ। अब पेनिनसुलर रीजन कौन सा है, पेनिनसुलर रीजन आपको ये देखने को मिलता है। मतलब पेनिनसुलर रीजन हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पर तीनों साइड वाटर है। ठीक है, अब आप देख पाओगे ऊपर तो लैंड हो गया, इधर यहाँ पर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, बट यहाँ पर तीनों साइड वाटर देखने को मिलेगा। तो ये वाला रीजन हमारा पेनिनसुलर रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जिन तीन नदियों के बारे में मैंने आपको बताया है जो कि आज चर्चा में है, उसमें तापी नदी ये है, उसके बाद नर्मदा ये है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। तो इन नदियों को कनेक्ट करने के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, तो इन नदियों को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, और इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको भारत में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो हिमालयन वाला रीजन है यहाँ पर ही बहुत सारी नदियों को जोड़ने के बारे में चर्चा करी जाती है। क्लियर हुआ। तो मैं आपको फिर से एक बार नदी का वो दिखा देता हूँ मैप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब आप लोग मैप देखोगे तो इधर गुजरात वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, इसके इधर आपको ये पार नदी देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर तापी है और इसके ऊपर नर्मदा है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पर एक और मैप देखते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से मैप देख लोगे ना उतनी ही अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे पार नदी आप कह सकते हो, उसके ऊपर ये तापी जा रही है, देन उसके बाद ये नर्मदा है। इन तीनों को जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब चलते हैं बिल्कुल बेसिक के ऊपर। ये कुछ स्लाइड्स मैंने पहले प्रिपेयर कर रखी थी और यूपीएससी ने भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको लेकर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत टाइम पहले कवर कर दिया गया था, जिसको मैंने आपके साथ बहुत पहले, आज से 15 दिन पहले डेली करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ये प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कौन सा वाला, पार तापी नर्मदा वाला। तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारे और ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। बट हुआ क्या है, यहाँ पर जो पार तापी नर्मदा वाला प्रोजेक्ट है इसमें तीन लोगों का एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट देखने को मिलेगा। हमारी केंद्र सरकार, गुजरात है और महाराष्ट्र है, ये तीन यहाँ पर आपको एरियाज़ देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं नदियों को जोड़ने की बात, तो नदियों को जोड़ने वाली जब बात आती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का भी नाम आता है, वो है केन बेतवा। ठीक है, केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने के बारे में हम चर्चा करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है इन सब काम को कौन सी बॉडी मैनेज कर रही है, कौन सी बॉडी देख रही है। तो उसके लिए बॉडी बनाई गई है NRLP। NRLP का मतलब है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसको हम लोग पहले नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जानते थे। तो इसी का मेन काम है कि भाई यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक में सरप्लस वाटर है तो वहाँ से सरप्लस वाटर उठाओ और जहाँ पर जिस नदी में पानी कम है उसमें पहुँचा दो। और कैसे पहुँचा सकते हैं, एक कैनाल बनाकर, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अब आप देख पाओगे यूपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन। तो 2016 के टाइम की बात है, 2015 के आसपास की बात होगी कि दो नदियों को जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है, कौन सी वाली नदियाँ चर्चा में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही थी। आप देख पाओगे ये द हिंदू का आर्टिकल है और ये जो आर्टिकल है आपको 2016 का ही देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पर पार तापी और नर्मदा चर्चा में है, तो पार तापी नर्मदा को जोड़ा जा रहा है। इसमें से क्या होगा, जो वाटर है, अगेन वही वाला बात है कि जो सरप्लस वाटर होगा एक पर्टिकुलर रीजन से वो दूसरे पर्टिकुलर रीजन पर यहाँ पर वो पहुँचा दिया जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर और क्या आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद नदियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आएगा कि हम लोग नदियों को जोड़ तो रहे हैं, नदियों को जोड़ने से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या निकल कर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फ़ायदा तो हमने समझ लिया कि हाँ भाई एक जगह से पानी को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है जहाँ पे सूखा पड़ा है, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल कॉस्ट। मतलब कि आप एनवायरमेंट को भी यहाँ पर काफ़ी हद तक डैमेज करोगे जब आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लगाओगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल पैसा नहीं लगने वाला, आराम से हो जाएगा काम। तो बिल्कुल इसमें एक बहुत बड़ा कॉस्ट लगेगा, जिससे कि जो भी स्टेट यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ता हुआ, साथ ही साथ हमारी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब वही है जो आज के टाइम पर चर्चा में क्या है
जब दो पर्टिकुलर रिवर हैं उसके बीच में कैनाल बनाया जा रहा है, उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो बीच में काफ़ी सारे लोग रह रहे होंगे, उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, उनकी प्रॉपर सुविधा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उसको लेकर काफ़ी हद तक कंसर्ननेस यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी वजह से काफ़ी सारे जो ट्राइब्स हैं वो आज के टाइम पर ओपोज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। काफ़ी सिंपल से शब्दों मैंने आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में बताया है। बाकी इन नदियों के बारे में जान लो, तीनों नदियों के बारे में, क्योंकि नदियों को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में। तो जब हम लोग बात करते हैं नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर आपको यहाँ पर ये जो पर्पल कलर में दिख रही है वो आपको नर्मदा रिवर नज़र आएगी। यहाँ पर नर्मदा रिवर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब ये वाला वेस्टर्न सेक्शन हुआ, तो ऐसे यहाँ पर बहती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, बह कर इधर की साइड में गल्फ ऑफ खंबत में या फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। यहाँ पर इसके बारे में भी आपको लोगों को दिख रहा होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ। और इस नर्मदा रिवर की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ मतलब सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ में इसमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली हैं हिरान, ओसांग और साथ साथ यहाँ पर बरना, कोलार, ये आपको इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से जब हम लोग तापी नदी के बारे में बात करते हैं तो तापी नदी यहाँ पर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी वेस्टर्न साइड में बहती हुई नज़र आएगी। एक सेकंड में आप लोग को इसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकली ये वाली तापी नदी, और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये आगे की साइड चली गई। क्लियर हुआ। और यहाँ पर इसके बाद कौन सी, इसके बाद पार नदी आपको देखने को मिलेगी। जो पार रिवर है वो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलने वाली है, ठीक है, जैसा यहाँ पर आप लोग को नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। उसके बाद मतलब जो पार नदी है ये एक रिवर है गुजरात के अंदर। इसका जो सोर्स है वो बेसिकली जो नासिक है वहाँ से निकल कर आता है। ये जो नदी है बहती हुई आप देख पाओगे कहाँ पर, अरेबियन सी के अंदर गिर रही है। बेसिकली तीनों नदियाँ यहाँ पर एक ही जगह पर गिरती हुई नज़र आएंगी, तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बातचीत की गई है। देखो तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि HIV के पेशेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो HIV का जो ड्रग स्टॉक है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। अब आप कहोगे HIV यानी एड्स, हाँ, तो क्या इसको ठीक करने के लिए दवाई है? नहीं। तो ये क्या है? ये यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है, मतलब एक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी राइट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। तो ये जो आर्ट थेरेपी है इसी का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। तो अभी क्या है, तमिलनाडु के अंदर इसका एक बहुत बड़ा शॉर्टेज हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर जोर मैं क्यों दे रहा हूँ, इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली HIV को टैकल करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चर्चा में थी, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। तो द हिंदू का एक आर्टिकल था जो हम लोग डिस्कस नहीं करे थे, एक पेंडिंग आर्टिकल था, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना, आपको हेल्प करेगा। अब आप कहोगे कहाँ पे हेल्प करेगा, तो GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखो बातचीत की गई है एड्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नेशनल एड्स और STD कंट्रोल प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंडर में यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, हमारे यूनियन कैबिनेट ने बोला कि हम लोग 2026 तक टारगेट रख रहे हैं कि ये जो एड्स है इसको हम लोग और ज़्यादा कम करेंगे, और इसके लिए जो 5वां फेज़ है वो स्टार्ट हो रहा है, और इस 5वें फेज़ के लिए लगभग 15,471 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। तो ये पैसा लगाकर हम लोग इस बीमारी को रोकने के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो एड्स है मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, तो जो ये एड्स है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम लोग NACP के नाम से जानते हैं, ठीक है। NACP का मतलब नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो इसने यहाँ पर बताया कि अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो लगातार HIV के इन्फेक्शन कम होते हुए नजर आए हैं। अगर हम लोग एनुअली देखें, साल भर में देखें, तो जो HIV इन्फेक्शन है, नए इन्फेक्शन है भारत के अंदर वो 48% से कम हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें बेसलाइन 2010 किया, तो 2010 से यहाँ पर लगातार आगे का डेटा दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो एनुअल एड्स जो रिलेटेड डेथ होती हैं एड्स की वजह से वो भी लगातार डिक्लाइन हुई है, 82% से यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई हैं। अब ये NACP क्या है, यह है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर। इसको यहाँ पर आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया है ताकि हम लोग अपने भारत के अंदर HIV और एड्स को पूरी तरह से रोक सकें, पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें, क्योंकि एक खतरनाक बीमारी है जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारा डर फैला हुआ है आज के टाइम पर, ठीक है।
और ये जो NACP फेज़ 5 है ये स्टार्ट हो चुका है। 2030 तक हमारा टारगेट है, क्योंकि हम लोगों ने 2030 तक के लिए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को चूज़ कर रखा है। आपको पता होगा हम लोगों को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने पूरी तरह से अचीव करने हैं, और वो जो आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो तीसरा गोल है हमारा वो यही है कि हम लोग क्या कर सकें, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, और खासकर जो HIV और एड्स वाली जो बीमारियां हैं इसको हम लोग ख़त्म कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि हम बड़ी देर से एड्स पढ़ रहे हैं, HIV पढ़ रहे हैं, तो है होता क्या है ये, हमें ये समझाओ। एड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये यहाँ पर एक आप कह सकते हो मतलब जानलेवा बीमारी डेफिनेटली देखने को मिलती है, जो कि एक वायरस की वजह से होती है। उसको हम लोग बोलते हैं HIV वायरस। HIV वायरस का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये इसके नाम से पता चल रहा है कि जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है उसको पूरी तरह से ये डैमेज करता है। इम्यून सिस्टम यहाँ पर आपको पता है मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसी भी व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम है, जो उसकी इम्यूनिटी है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली क्या करता है, वो हर डिजीज़ से हर तरीके से वो फाइट कर सकता है। अदरवाइज़ इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है तो वो बॉडी का जो मेन मतलब हिस्सा है वो यहाँ पर कमज़ोर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या ये एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति से दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर? बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पर जो ये एड्स है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, बट ध्यान रखना जब ये कंडीशन हो, ठीक है, जब यहाँ पर ब्लड का एक्सचेंज हुआ हो, सीमेन हो, रेक्टिकल फ्लूइड, वेजिनल फ्लूइड या ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि कोई माँ अपने बच्चे को कोई दूध पिला रही हो, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर ये जो एड्स है ये फैल सकता है। पर्सन टू पर्सन यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर मिथ भी देखने को मिलते हैं। मिथ क्या देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बातें हैं कि भाई इससे भी फैलता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चार्ट आपको देखने को मिलेगा। चार्ट के अंदर बताया गया जो ये HIV और एड्स है ये ट्रांसमिट कैसे कैसे होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर ड्रग एडिक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी, या फिर यहाँ पर आप काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हो, एक पेशेंट्स के अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जब डॉक्टर यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसकी कोई साफ़ सफाई अच्छे से नहीं की गई है, और अगर उसने वो इंस्ट्रूमेंट पहले यहाँ पर यूज़ कर रखा है दूसरे पेशेंट को लेकर, उस पेशेंट को HIV है, फिर वही सेम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर इस चांस में भी यहाँ पर आप देख पाओगे क्या होगा कि वो जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। उसके बाद ये कुछ कंडीशन है जहाँ पर बोला गया HIV एड्स नहीं ट्रांसमिट होता, जैसे टच करने से, ठीक है, फूड के माध्यम से, या फिर किस के माध्यम से, इंसेक्ट बाइट से, या फिर पूल के अंदर भी, तो इससे यहाँ पर एड्स नहीं फैलता। ये आप लोग को ध्यान रखना है। देन उसके बाद बताया गया एड्स को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो एड्स को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोटेक्टिव टेक्निक्स का यहाँ पर यूज़ करना होगा। मतलब क्या है कि अगर हम इसके प्रॉपर इलाज के बारे में बात करें तो प्रॉपर इलाज तो है नहीं, तो क्या है इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ पर बनाया गया है एक आर्ट टेक्नोलॉजी। आर्ट क्या होती है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आर्ट का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। ये जो आर्ट है, मैं इसको आगे से आर्ट ही बोलूँगा, ध्यान रखना। ये जो आर्ट है जिसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा चलो है क्या आर्ट, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो आर्ट है इसके अंदर हम लोग करते हैं बहुत सारी जो HIV मेडिसिन होती हैं उसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि इंसान की जान तो बचा सकता है, जो भी HIV से सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी जान तो बचा सकता है, लेकिन प्रॉपर HIV को ठीक नहीं कर सकता। उसके बॉडी के अंदर जो ये HIV है उसके अमाउंट को कम कर सकता है, वो उसका जो ट्रांसमिशन है, मतलब कि वो व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर फैला रहा है तो वो चीज़ें कम हो सकती हैं। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो HIV है उसको आगे और एडवांस लेवल पर बढ़ने से रोक सकता है। प्लस जो इम्यून सिस्टम है इंसान का वो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर आर्ट थेरेपी होती है। ये आर्ट थेरेपी के अंदर होता क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारी ड्रग्स यानी कि काफ़ी सारी जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग HIV को रोक सकें। क्लियर हुआ। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन ये भी नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे UNAIDS हो गया, WHO रिकमेंडेशंस हो गए। ऐसी भारत बहुत सारे यहाँ पर स्टेप उठा चुका है कि इस चीज़ को लेकर HIV को टैकल करने के लिए हम लोग HIV एड्स एक्ट 2017 लेकर आए थे। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्री एंटी राइट्रो वायरल ट्रीटमेंट हमने चलाया था। दैन उसके बाद वायरल लोडिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ये आप देख पाओगे ये सारे यहाँ पर सरकार के अपनी तरफ से स्टेप्स उठाए हुए हैं। ठीक है,
तो इसके लिए कुछ खास ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, तो आप लोग बस खाली इसको एक बार पढ़ सकते हो। ये पिक्चर्स मैं आप लोग को टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर आर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि ये एकमात्र सोल्यूशन है जिसको लेकर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर क्राइसिस क्रिएट हुआ है तमिलनाडु के अंदर। क्लियर हुआ? अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी ज़बरदस्त होने वाला है, और यहाँ पे बातचीत की गई है जो विमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका जो टेन्योर है, जो उनका समय है, वो बहुत छोटा सा आपको नज़र आएगा। इसको लेकर चर्चा की गई है। हालांकि ये आर्टिकल पिछले कुछ दिन पहले भी चर्चा में था, इसको भी मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। आखिरकार वेमेन जज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे जुडिशरी के अंदर, और वेमेन जो जज हैं उनका स्टेटस क्या है जुडिशरी के अंदर, वो सब मैं डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखो बोला गया, देखो इस पूरे आर्टिकल में अलग अलग जजेस का नाम लिया गया है कि इन जज ने इतने दिन तक यहाँ पर काम किया है, इनका टेन्योर इतना था। तो इसके ऊपर फोकस तो डेफिनेटली करना नहीं है यहाँ पर। फिलहाल मैं आपको स्टार्टिंग थोड़ी सी बता देता हूँ। देखो हुआ क्या है, जो 11 विमेन जजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। जो मेजोरिटी है इनमें से, उनका जो टेन्योर, उनका जो समय है, वो यहाँ पर 5 साल से कम का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक विमेन है जस्टिस अरुमा पाल, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपना टेन्योर पूरा किया है 6 साल से ऊपर का, साल 2000 से लेकर साल 2006 के बीच का। उसके बाद जो जस्टिस बीवी नागरत्ना आपको देखने को मिलेगी, जिनका पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये इंडिया की पहली विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, क्योंकि अभी तक भारत का कोई भी चीफ जस्टिस, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे आज के टाइम पर एनवी रमन साहब हैं, तो भारत का कोई विमेन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है। तो ये यहाँ पर पहली महिला होंगी जो विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी सितंबर 2027 यानी 2027 में, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर ज़रूर ध्यान रख सकते हो। बट यहाँ पर बोला ये गया कि आप देख पाओगे बहुत सारे जजेस हैं जिनका टेन्योर 5 साल 4 साल, ठीक है, इतना ही रहा है, 5 साल से कम का रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ पर लंबे समय तक किसी भी जज खासकर विमेन जज ने यहाँ पर आप कह सकते हो सर्विस नहीं दी है। तो उसी को लेकर इस आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है। और सारे जजेस की, मुझे तो लगता है, देखो सारे जजेस के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे सबके नाम देखने को मिलेंगे, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, एक बार पढ़ लेना, सबके नाम ही देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी खास बात नहीं है जो आपसे क्वेश्चन मतलब में पूछी जाए, ठीक है। हाँ, एक दो बात क्या है, ये आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। एक दो बात जो है वो आपको बता दूंगा। वो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, एक आपको जज देखने को मिलेंगी फातिमा बीवी। आपने इनके बारे में बिल्कुल सुना होगा। ये फातिमा बीवी कौन है? इनको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की पहली विमेन जज के तौर पर। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली विमेन जज कौन थी? फातिमा बीवी, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपको कैसे यहाँ पर लिखने को लेकर आ सकता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर कुछ पीपीटी यानी स्लाइड्स पहले से प्रिपेयर हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो वेमेन का शेयर है जुडिशरी के अंदर, उसका स्टेटस आज के टाइम पर क्या देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें हाई कोर्ट्स के अंदर, जो वेमेन जजेस का परसेंटेज है वो लगभग 11.5% का ही केवल देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल आपको 4 सिटिंग विमेन जजेस मिल जाएंगी 33 के अंदर में से, मतलब 33 में से 4 सिटिंग विमेन जजेस आपको मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यहाँ पर बताया गया कि जितने भी विमेन कैंडिडेट्स हैं उन सबको लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम से। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम का यूज़ होता है, जहाँ पर 5 जजेस बैठते हैं, इनकी बेंच बैठती है, उसके बाद ये पूरा का पूरा अपना कंसल्टेशन करने के बाद जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे बताया गया अगर हम लोग बात करें हाई कोर्ट्स के लिए, तो जो कॉलेजियम सिस्टम है इसने पहले ही काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारी वेमेन जजेस को रिकमेंड किया है। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अभी भी जो वेमेन जजेस का रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी के अंदर वो बहुत 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 पीछे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे बोला गया कि अगर हम लोग देखें तो आज के टाइम पर 17 लाख जो लॉयर्स हैं ना, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% आपको विमेन देखने को मिलती हैं, और वो भी फिर आगे जाकर इसको ड्रॉप कर देती हैं। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिली हैं। तो विमेन का जो शेयर है जुडिशरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर इसको क्यों बढ़ाना चाहिए, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? देखो, विमेन का जो शेयर है जुडिशरी के अंदर वो बढ़ना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई विमेन एज अ जज प्रेजेंट होंगी, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर कहीं पर भी कोर्ट पर,
तो क्या होगा, इससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। यहाँ पे मेल तो है ही, साथ ही साथ फीमेल की पावर भी और ऐड हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं एसिड अटैक को लेकर, रेप को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो विमेन है वो और अच्छे से जजमेंट दे सकती है। विमेन जो जुडिशरी के अंदर होगी वो और अच्छी तरीके से लॉस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि देखो जो LGBT की कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, इनको भी काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल सकता है अगर जो विमेन है वो कोई जज बनती है तो, ठीक है। विमेन का अगर रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर बढ़ता है तो इससे LGBT की कम्युनिटी को भी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद एक केस ऐसा निकल कर आता है जहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने केस को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंफर्टेबल तरीके से बता नहीं सकते, इसकी वजह से यहाँ पर कोर्ट में जाते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेल जजेस देखने को मिलते हैं। जितने भी जजेस हैं वो सब आदमी हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर बदल जाएंगी। यहाँ पर कोई विमेन है तो वह विमेन के साथ कोई केस हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर कोई विमेन जज बनी होगी तो उसके साथ आराम से कंफर्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर ये केस को शेयर किया जा सकेगा। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है तो आज के टाइम पर ये जो शेयर है विमेन का जुडिशरी के अंदर ये लगातार कम क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे के भी कई सारे कारण हैं। पहला कारण है फैमिलियल इशू का। फैमिलियल इशू मतलब यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सारी जो विमेंस हैं उनको बहुत सारा सोसाइटी का और फैमिली का काफ़ी बड़ा प्रेशर पड़ता है, बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं मैरिज के बाद में, फिर मदरहुड की सारी यहाँ पर ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर उनको पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो टाइम नहीं मिल पाता कि अपनी 7 साल की जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस चलती है लॉयर की वो कर पाएँ। इसकी वजह से यहाँ पर विमेन ड्रॉप डाउन कर जाती हैं, ये सबसे पहला इशू है। दूसरा पेट्रियार्कल माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है, जो विमेंस हैं वो काफ़ी मतलब उनका जो उनको ट्रीटमेंट जो मिल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं मिल रहा है। बहुत सारी आपको सोसाइटी में ऐसे देखने को मिलता है पेट्रियार्कल माइंडसेट, जहाँ पर मेल को ही सबसे ऊपर माना जाता है, फीमेल से भी ऊपर यहाँ पर मेल को माना जा रहा है। और इसमें क्या है कि मान लो कोई विमेन है, ऑफिसर है, ठीक है। अब ये जो विमेन कोई जज है वो कोर्ट रूम में पहुंची तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। कोई दूसरा यहाँ पर मेल पहुंचा है तो उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है कि जो विमेन का शेयर है वो आज के टाइम पर काफ़ी कम है। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है लैक ऑफ जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। लैक ऑफ जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कोर्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कुछ बेहतरीन आज के टाइम पर देखने को मिलता नहीं है। विमेन के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल बेसिकली नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं। मतलब जो कोर्ट रूम्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत क्राउडेड हैं, तो यहाँ पर कोई रेस्ट करने के लिए कोई रूम नहीं है। प्लस जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी रुकावटें बन जाती हैं किसी भी विमेन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर विमेन यहाँ पर जुडिशरी के अंदर अपना पूरी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं। क्लियर हुआ। और इसी विमेन जजेस को हम लोग और मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस देने के लिए एक इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस, ठीक है। इस दिन को मनाया जाता है 10 मार्च को हर साल। तो अभी यहाँ पर 10 मार्च निकली है, तभी ये काफ़ी चर्चा में भी था, ठीक है। 10 मार्च अभी बेसिकली 2021 में 10 मार्च को यहाँ पर इसको मनाया गया था। इस दिन का मेजर मकसद यही है कि भाई जो वेमेन जजेस हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। हम लोग को यहाँ पर जो यंग गर्ल्स हैं, वेमेंस हैं, उनको पावर देनी चाहिए, वो लोग भी यहाँ पर जुडिशरी सेक्टर के अंदर आगे निकल कर आएँ और हम लोग जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करें। क्योंकि जैसे मैंने भी आप लोग को थोड़ी देर पहले और बताया था, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, टोटल 17 गोल देखने को मिलते हैं। उन 17 गोल में से जो 5वां गोल है हमारा वो है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना, ठीक है। मतलब जो वेमेन गर्ल्स हैं, जो वेमेंस हैं, मेंस हैं, उन सब के अंदर एक बीच में एक इक्वालिटी होना, इसके ऊपर हमारा मेजर फोकस रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तीनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, काफ़ी डिटेल में मैंने इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बातचीत की गई है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये मालदीव्स की विजिट पर गए। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब आप लोग देख पाओगे, ये एस जयशंकर साहब हैं, ये कहाँ पर गए, मालदीव्स में गए सैटरडे में, और काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ, बायलैटरल एंगेजमेंट हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बहुत सारे इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं मालदीव्स के अंदर उसको लॉन्च किया गया। मालदीव्स कहाँ पर है, पहले तो मैं आप लोग को उसका मैप दिखा देता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पिक्चर्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर इनको देख सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हमारा प्यारा भारत हुआ है ना, और इंडिया के कंपैरिजन में ये हमारा प्यारा और महान भारत, और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको मालदीव्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर मालदीव्स है, ध्यान रखना। मालदीव्स की कैपिटल आपको माली ये देखने को मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मालदीव्स पहुँचे और मालदीव्स के अंदर यहाँ पर
काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट हुआ, काफ़ी सारा एंगेजमेंट हुआ, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ और बहुत सारे जो इंडिया के थ्रू प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चलाए जा रहे हैं उनको भी लॉन्च किया गया, नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। क्लियर हुआ। साथ ही साथ हमारे जो हमारे ये मिनिस्टर हैं, जो खासकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने मालदीव्स के बाद यहाँ पर अपनी विज़िट को सेट किया श्रीलंका के लिए। इन्होंने बोला कि यहाँ पर श्रीलंका भी विज़िट करूँगा, लगभग यहाँ पर 28 मार्च से 30 मार्च तक यहाँ पर श्रीलंका जाएंगे। अब श्रीलंका में जाकर ऑब्वियस सी बात है क्या डिस्कशन होने वाला है, श्रीलंका की इकॉनमिक क्राइसिस के बारे में। आपको पता है कि इकॉनमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है श्रीलंका के अंदर। तो अभी यहाँ पर उनको हमने श्रीलंका वालों को काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवाया है, बट अभी देखते हैं कि किस प्रकार से और सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। उसके साथ साथ जयशंकर साहब यहाँ पे ये बोलते हैं, ये बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग को भी अटेंड करने वाले हैं। 29 मार्च को बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मीटिंग को अटेंड करेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी सारा डिस्कशन किया जाएगा। बिम्स्टेक के अंदर श्रीलंका और भारत दोनों ही यहाँ पर पार्ट देखने को मिलते हैं। बिम्स्टेक क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग एक बार देख पाओगे, ये रहा बिम्स्टेक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से कंट्रीज़ इसके पार्ट हैं, तो जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये आपको फ्लैग्स ऊपर नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक की, चलो यहाँ पर पहले मैं आपको कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ। ऊपर आपको भूटान नज़र आएगा, देन उसके बाद नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इधर आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं बिम्स्टेक की, जो पहली समिट हुई थी वो थाईलैंड के अंदर हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये भी देख पाओगे बिम्स्टेक को फाउंड किया गया था 1997 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। आज के टाइम पर इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये सारी कंट्रीज़ मिलकर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन देती हैं दुनिया भर में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ख़ासकर इनका जो मेजर फोकस है वो है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज़, इनके ऊपर काम करना। तो ये इनका मेजर मकसद है। तो बिम्स्टेक की 29 तारीख को मीटिंग होगी जहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहने वाले हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। साथ ही साथ बताया जो जयशंकर साहब हैं वो यहाँ पर मालदीव्स विजिट करेंगे, और मालदीव्स जब विजिट करने वाले हैं तो इनकी ये तीसरी विजिट होगी जब से यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं ये। और काफ़ी कुछ डिस्कशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोगों ने पेंडेमिक के टाइम पर मालदीव्स को दिया है, वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ऐसा आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पर जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, मालदीव्स के बाद ये श्रीलंका जाने वाले हैं। श्रीलंका के अंदर भी काफ़ी सारे डिस्कशन किया जाएगा। श्रीलंका के साथ हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे अग्रीमेंट्स कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने काफ़ी सारा अग्रीमेंट किया है, काफ़ी सारा सपोर्ट हम लोगों ने श्रीलंका को प्रोवाइड करवाया है, वो यहाँ पर मैंशन किया गया है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें बार बार मेंशन की गई है। तो इनफैक्ट आपको पता है कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चल रहा है, इसको हम लोग रोज़ाना बेसिस पर डिस्कस करते रहते हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट ये पिक्चर है जहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में चर्चा की गई है। तो काफ़ी टाइम बाद काजीरंगा नेशनल पार्क मतलब न्यूज़ में आया है, मतलब इनफैक्ट बहुत टाइम बाद, लगभग 2-3 महीने लग गए हैं उसके बाद ये चर्चा में आया। पहले तो लगातार ये चर्चा में आता रहता था और हमने काफ़ी बार इसका डिस्कशन भी किया है। तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। हमारे सिलेबस के अंदर कंजर्वेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, चाहे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लोकेशन की, तो आपको असम के अंदर ये आपको पार्क देखने को मिल जाएगा। इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था बेसिकली 1974 के अंदर में। उसके बाद इसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 2007 के अंदर, तब से यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी ये देखने को मिल जाता है। बात करें इंटरनेशनल स्टेटस की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है 1985 से ही। उसके बाद यहाँ पर ऐसे काजीरंगा नेशनल पार्क को हम लोग इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया की तरह भी रिकग्नाइज़ करते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का टैग है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक सींग वाले राइनो पाए जाते हैं, जो कि पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 हॉर्न राइनोज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे 1 हॉर्न राइनोज देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में वो राइनो हो गया। राइनो के अलावा आपको जो है एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफलो देखने को मिलता है। और राइनो को लेकर 2018 में एक सेंसस होता है। अभी एक नया सेंसस फिर से होने वाला है, लेकिन 2018 में राइनो को लेकर एक सेंसस होता है। सेंसस मतलब इनकी जनगणना, और पता लगता है इसमें कि हाँ इनकी कितनी प्रजातियाँ, मतलब कितनी जनसंख्या बची है। तो राइनो का जो 2018 का सेंसस था इसमें बताया गया कि लगभग 2400 से थोड़े बहुत ज़्यादा आपको राइनोज़ देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट नंबर तो 2413 के आसपास राइनोज़ हैं।
उसके बाद एलिफेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1100 के आसपास एलिफेंट्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये 2018 का सेंसस बोलता है। अभी एक नया सेंसस होगा जिसमें पता चलेगा कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है, वो बात की इन्फॉर्मेशन है। क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करें तो आज के टाइम पर काजीरंगा एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, वो तो हमें पता ही है। बट रिवर्स और हाईवेज़ के बारे में बात करें, जो नेशनल हाईवे 37 है ये यहाँ से पास होता है इस पार्क से। साथ ही साथ यहाँ पर इस पार्क के अंदर आपको 250 से ज़्यादा सीजनल वाटर बॉडीज़ देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ, तो ये काजीरंगा बाग के बारे में पढ़ा हमने। अब काजीरंगा के बारे में जब भी पढ़ते हो और तब अगर आपने अपने वन हॉर्न राइनो के बारे में नहीं पढ़ा तो आप गलती कर रहे हो। वन हॉर्न राइनो के बारे में ही पढ़ना है। और ये जो वन हॉर्न राइनो है ये पिछले कुछ टाइम में लगातार चर्चा में आया, क्योंकि असम के अंदर रिसेंटली सींग को जलाया गया था, आपको पता होगा, इसकी वजह से चर्चा में था। फिर उसके बाद राइनो डे पर वो उसकी वजह से चर्चा में था। उसके बाद एक बार और चर्चा में था, देन उसके बाद अब ये फिर से चर्चा में आ चुका है। तो इसको डिटेल से आपको पढ़ लेना है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो डेफिनेटली हेल्प करेगी। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर हमने रिसेंटली देखा था कि काफ़ी सारे जो राइनो हैं उनकी पोचिंग वगैरह भी हुई थी, तो इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो मैंने आपको बताया ना, जो वन हॉर्न राइनो है ये अलग अलग केसेस की वजह से चर्चा में आए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें राइनोज़ की, तो राइनो की आपको 5 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। 5 प्रजातियाँ में यहाँ पर वाइट और ब्लैक राइनोज़ हैं जो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। उसके बाद ग्रेटर वन हॉर्न राइनो हो गया, उसके बाद जावा हाइरो राइनो हो गया, देन उसके बाद सुमत्रन राइनो स्पीशी होगी जो एशिया के अंदर मिलती है। तो ये सारी टोटल आपको 5 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। IUCN रेड लिस्ट के जब हम लोग बात करते हैं, मतलब कि ये प्रजातियों को IUCN के अंदर क्या स्टेटस मिला हुआ है, मतलब ये प्रजाति खतरे में है या इसकी जनसंख्या अच्छी खासी है या विलुप्त होने वाली है, क्या सिचुएशन है। तो अगर हम लोग बात करें एक एक करके, हमने डिस्कस किया था 5 प्रजातियां हैं, तो 5 प्रजाति में से जो पहले प्रजाति है ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो आज के टाइम पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, अगेन मतलब काफ़ी हद तक खतरे में है। ठीक है, यह आपको इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, नहीं बचाएगा तो ये विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा वाइट राइनो आप देख पाओगे, ये नियर थ्रेटेंड के आसपास ये ख़त्म होने वाला है, तो इसको भी बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर वन हॉर्न राइनो आता है, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। जावा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। सुमित्रान राइवोन जो है वो ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। और जो ये सुमत्रान राइनो है ये मलेशिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, मलेशिया से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह से ये राइनोस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट भारत में अभी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत में इन 5 में से कौन सा राइनो पाया जाता है, तो सिर्फ इकलौता है, वो है ग्रेट वन हॉर्न राइनो। जो एक सींग वाला राइनो है वो सिर्फ भारत के अंदर पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हैबिटेट की, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो प्रजाति है वो आपको थोड़े थोड़े एरियाज़ में, खासकर इंडिया नेपाल का जो तराई रीजन है, नेपाल का निचला जो हिस्सा है वहाँ पर आप लोग देख पाओगे। प्लस वेस्ट बंगाल और असम के अंदर ये प्रजाति पाई जाती है। भारत के अंदर ज़्यादातर राइनोस आपको असम में देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। प्लस सेंसस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। असम के अंदर आपको अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ देखने को मिलने वाले हैं, जैसे पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व हुआ, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क हुआ, देन काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ। तो यहाँ सभी जगह पर आपको बहुत सारे राइनोस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर ही चुका हूँ। ये हुई हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट, क्योंकि एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है काफ़ी डायनामिक, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगेन एनवायरनमेंट का ही आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। अभी हमने राइनो के बारे में चर्चा करी है, अब बात करने वाले हैं ऑलिव रिडले के बारे में। तो जो ऑलिव रिडले है ये बेसिकली एक टर्टल आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो देखो होता क्या है, ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ नेस्टिंग ग्राउंड जो इनका देखने को मिलता है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है इनका साइंटिफिक नेम है लेपिडोकैलिस ओलिवैकिया। तो अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इनका एक ब्रीडिंग सीज़न आता है जहाँ पर बहुत सारे जो ये टर्टल हैं वो निकल कर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो वो यहाँ पर आप कह सकते हो ये देख पा रहे होंगे बीच तक पहुँचते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, ये जो टर्टल्स हैं अब की बार बहुत कम निकल कर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अगर हम लोग एग्जैक्टली डेटा बात करें, कुछ ऑफिशियल डेटा देखें, 2018-19 के बीच में ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर लगभग 1000 से ज़्यादा टर्टल्स ने अराइव किया था गोदावरी एस्टुअरी पर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग 2019-20 के बाद वाला डेटा देखें तो ये 1000 से कम होकर 640 हो गए। फिर उसके बाद 2020-21 में देखें 471 हो गए। तो लगातार यहाँ पर जो इनकी संख्या है वो लगातार कम देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये अपने आप में कंसर्न वाली बात है, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्टल्स आपको देखने को मिलते हैं।
अगर हम लोग ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में बात करें तो मैं आपको कुछ फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सिंपली जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो, आपको पता ही है। ऑलिव रिडले टर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर साइज़ का टर्टल देखने को मिलता है, लेकिन इसकी प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है दुनिया भर में। ये आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये सारे टर्टल्स हैं जिनको हम लोग ऑलिव रिडले टर्टल के नाम से जानते हैं। ये जो टर्टल है ये कार्निवोर टर्टल देखने को मिलते हैं। इनका जो नाम मिला है ऑलिव, ये इनका जो ऑलिव कलर का है ना ऊपर का हिस्सा, तो इसकी वजह से मिला है। ऑलिव कलर मतलब थोड़ा सा ग्रीन कलर सा नज़र आता है। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में डाला गया है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। वल्नरेबल कैटेगरी का मतलब अगेन यहाँ पर इसकी जनसंख्या खतरे में ही है, यहाँ पर हम लोग इतना कह सकते हैं। हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये जो टर्टल है ज़्यादातर आपको पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। ओडिशा के अंदर एक गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी है। ये बहुत पॉपुलर सेंचुरी है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, बहुत बार ये चर्चा में रहती है। ओडिशा के अंदर गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी है, जिसको हम लोग जानते हैं दुनिया का एक सबसे बड़ा ब्रीडिंग एरिया है सी टर्टल्स के लिए। ठीक है, जो समुद्र के टर्टल्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं। अब ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है, इनको सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा यह है कि अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, पानी के अंदर पोल्यूशन वेस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। उसके बाद लोग यहाँ पर इन टर्टल्स को खा लेते हैं। इनके मीट के लिए इनको मार दिया जाता है, इनके शेल के लिए, लेदर और एग्स के लिए इनको मार दिया जाता है। प्लस प्लास्टिक का जो गार्बेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पानी के अंदर। ठीक है, फिशिंग कर रहे हैं तो फिशिंग के अंदर बॉटम ट्रॉलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, फिशिंग नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिशर ट्रैवलर्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक जाल घसीटते हैं पानी के अंदर और मछलियाँ पकड़ते हैं, उससे यहाँ पर इन बहुत सारे टर्टल्स की जान जा रही है। तो ये सारा खतरा आज के टाइम पर इन टर्टल्स को पहुँच रहा है, बेसिकली ये यहाँ पर कहने का पर्पज़ है। तो इन टर्टल्स को यहाँ पर बचाने की डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये टर्टल्स चर्चा में अक्सर रहते हैं, तो आपको इनके बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार, तो काफ़ी सारी स्लाइड्स हो गई, इसी चक्कर में स्लाइड्स यहाँ पर प्रिपेयर करता नहीं हूँ। ये पहले की स्लाइड्स बनी हुई थी तो मैंने यहाँ पर इसके बारे में बता दिया था। यहाँ पर हम लोग बात करें गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी कहाँ पर है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी गई है कि हमने देखा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टर्टल्स यहाँ पर ब्रीड करते हैं। तो ये जो गाहिर माथा सेंचुरी ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ये इंडिया का मैप हुआ तो ये हमारा महान भारत हुआ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये ओडिशा है। ओडिशा पे ही आपको लास्ट में एकदम साइड में ये गाहिर माता मैरीन सेंचुरी देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें टर्टल के बारे में, हमने अभी डिस्कशन किया है। टर्टल और टोर्टोइस के बीच में डिफरेंस होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टर्टल और टोर्टोइस के बीच में क्या डिफरेंस होता है आप लोग देख पाओगे। जो टर्टल होता है ना, इसकी जो ये एक तरीके से आप देख पाओगे, जो ये लेग है थोड़ा सा तो वाइड सा देखने को मिलेगा, बट इसका जो फुट है यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट सा देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो हिस्सा है वो डोम शेप का होता है, मतलब इसका जो शेल है वो ऐसा डोम शेप का होता है। इसका प्रॉपर डोम शेप में नहीं, फ्लैट में देखने को मिलता है। ठीक है, जो टर्टल होता है वो समुद्र के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो टॉर्टोइस होता है वो यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन पर रहता है। जो टर्टल होता है वो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है, लेकिन यहाँ पर जो टॉर्टोइस होता है वो यहाँ पर वेजिटेबल्स को काफ़ी हद तक पसंद करता है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी मैंने आपको गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया, मैरीन सेंचुरी के बारे में बताया, तो इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान रख सकते हो। गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी आज के टाइम पर एक टॉप की ऐसी सेंचुरी जानी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्टल्स की ब्रीडिंग्स होती हैं, यहाँ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दुनिया का एक सबसे बड़ा नेस्ट माना जाता है ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए। गाहिर माथा को डिक्लेयर किया गया था एक टर्टल सेंचुरी 1997 में ओडिशा सरकार के थ्रू, ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। प्लस गाहिर माथा जो मैरीन सेंचुरी है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके साथ साथ काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क हुआ, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ एरियाज इसके अंदर इंक्लूड हैं जो कि काफ़ी तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्टल्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी टर्टल को लेकर। बाकी यहाँ पर अगले आर्टिकल में गाहिर माथा बीच के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। फिर आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं पेज नंबर 11 पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखोगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें कुछ डिस्कस करने लायक हो, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो।
यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, अभी ये भारत के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिले, भारत आए थे। भारत के बाद ये सीधा गए हैं नेपाल और नेपाल के लीडर्स के साथ डिस्कशन किया है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है देववा साहब, इनके साथ यहाँ पर बातचीत करी है। प्लस नेपाल और चाइना ने मिलकर 9 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया है, ऐसा बताया गया। प्लस नेपाल के अंदर चाइना का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, ये हम लोग देख पाएंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज़ कुछ खास बात यहाँ पर है नहीं। देन आएंगे हम लोग अपने साइंस एंड टेक के ऊपर, क्योंकि संडे में एडिटोरियल आते नहीं है, साइंस एंड टेक का आता है। तो साइंस एंड टेक पर सबसे पहला आर्टिकल आपको ये कोविड-19 का देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर नीचे ये देखने को मिल जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इकलौता आर्टिकल है, ज़बरदस्त है। यहाँ बात की गई है स्मोकिंग को लेकर, ठीक है, यानी जो स्मोकिंग हो रही है, सिगरेट पी रहे हैं, टोबैको का यूज़ हो रहा है, ये कितना खतरनाक है, ये यहाँ पर ऑथर ने बोला है। ऑथर ने यहाँ पर मेंशन किया कि भाई स्मोकिंग की वजह से लगभग हर साल 7 मिलियन लोगों की जान जा रही है। तो अपने आप में ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स भी आते रहते हैं कि हाँ स्मोकिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इसको कैसे रोकना चाहिए, काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, तो लगभग 1.3 जो बिलियन पीपल हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, वो स्मोक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया वो यहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं। मतलब दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, 7.9 बिलियन की, जिसमें से 1.3 बिलियन लोग यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, टोबैको का यूज़ कर रहे हैं। और इनमें से 80% लोग लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। स्मोकिंग यहाँ पर अपने आप में एक सबसे बड़ा बीमारी बन चुका है, बीमारी कह लो या फिर जानलेवा एक खतरा बन चुका है। यहाँ पर हर साल मिलियंस ऑफ लोगों की जान जा रही है। उसके साथ बताया गया कि एग्जैक्टली बात करें 7 मिलियन लोगों की यहाँ पर जान जा रही है डायरेक्टली टोबैको का यूज़ करने के बाद। तो ये यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर आप देख पाओगे लोग जो है इसको कंज्यूम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक रीसेंट आर्टिकल आया था, डॉक्टर सिमिल जनिक सताशा ने यहाँ पर ये आर्टिकल दिया था। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से हर साल यहाँ पर 7 मिलियन लोगों की जान जा रही है। 5.6 मिलियन जो यंग अमेरिकन हैं इनकी जान जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर स्मोकिंग के साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ चुका है सेकेंड हैंड स्मोकिंग का। सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से भी मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हो रही है दुनिया भर में। सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसके बच्चे बैठे हुए हैं सामने, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर पब्लिक प्लेस में खड़ा हुआ है, वो वहीं पर सिगरेट पी रहा है। तो एनवायरनमेंट के अंदर वो सिगरेट पी रहा है, दूसरा व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है वो जो धुआं है, वो जो स्मोक है, वो कहीं ना कहीं वो भी इनहेल कर रहा है। तो इसको हम लोग सेकंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। तो सेकंड हैंड स्मोकिंग भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी एक परेशानी बनती जा रही है। इसकी वजह से भी यहाँ पर मतलब एक व्यक्ति जो पी रहा है वो तो मर रहा है, दूसरे को भी लेके जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके बाद 2015 के अंदर अगर हम लोग बात करें, हर 10 में से जो 7 स्मोकर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग क्विट कर दें, हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर दें इस स्मोकिंग को, लेकिन यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं। WHO ने यहाँ पर बताया कि देखो इसी चक्कर में स्मोकिंग के कंट्रोल को लेकर, टोबैको को कंट्रोल को लेकर एक कन्वेंशन लाया गया था। उसका नाम है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल इन 2013। तो 2003 के अंदर इस कन्वेंशन को लाया गया था। और इस कन्वेंशन का मेजर मकसद यही है कि हम लोग 2030 तक जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल हम लोग को देखने को मिलता है, उस गोल को हम लोग अचीव कर पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पब्लिक हेल्थ के ऊपर बेसिकली ध्यान रख सकें, स्मोकिंग को बैन कर सकें, हेल्थ वार्निंग्स दें, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। सिगरेट की कॉस्ट को बढ़ा दो, ये सारी जो पॉसिबल चीज़ें ये करी जा सकती हैं, इसके माध्यम से स्मोकिंग को रोका जा सकता है। लेकिन आज के टाइम पर स्मोकिंग को इतना मतलब बढ़ावा मिल चुका है कि पूछो मत, बहुत सारे लोगों की जान जाती हुई नज़र आ रही है। अब इंडियन सिनेरियो की ही अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखोगे तो अभी इंडिया लो इनकम कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लगभग बहुत सारी जो जनसंख्या है, एस्टिमेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है 120 मिलियन के आसपास जो स्मोकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 9% जो लोग हैं वो इंडियन पीपल हैं जो कि लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ का इस्तेमाल होता है भारत के अंदर, वो है कैनबिस, ठीक है। कैनबिस के बारे में आपको पता होगा, कैनबिस बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी काफ़ी पॉपुलर है। कैनबिस यहाँ पर एक प्लांट प्रोडक्ट नज़र आता है। प्लांट प्रोडक्ट मतलब इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि मरीजुआना हो गया, चरस, हशीश, गांजा, इस प्रकार से यहाँ पर भांग
ऐसे ऐसे करके नाम आपको जानने को मिलेंगे। ये यहाँ पर हम लोग इनको कैनबिस बोलते हैं। तो यहाँ पर इंसान इसको स्मोक करता है, इसको कंज्यूम करता है अपने आप को एक हाई फील करने के लिए। अगर हम लोग बात करें इस कैनबिस के अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो यहाँ पर इसका साइको एक्टिव मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इनफैक्ट यहाँ पर। उसके साथ साथ बताया गया जब हम लोग बात करते हैं टोबैको की, तो टोबैको भी, अभी हमने स्मोकिंग के बारे में बात करी, तो टोबैको को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। टोबैको के जो प्लांट्स हैं, तंबाकू के जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर नहीं कल्टीवेट होते हैं। ये कहाँ पे कल्टीवेट किए गए हैं? साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। जो यूकैडोरियन एंडीज देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में, वहाँ पर आपको टोबैको के बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ऑथर ने दी है, वो ये बोला है कि जो पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है टोबैको को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। इंडिया में भी देखो, कोलंबस ने ही यहाँ पर बीच जब जा रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने बीच में फाउंड किया टोबैको को। लोग काफ़ी हद तक सूंघ रहे थे, तो यहाँ से उन्होंने ये चीज़ें देखी और उसके बाद एंजॉय भी किया। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर उस टोबैको को ये लेकर गए यूरोप तक। यूरोप के साथ साथ इंडिया के अंदर भी यहाँ पर बोला जाता है कि जो टोबैको है वो उनके थ्रू लाया गया। अगर हम लोग बात करें जो इंडिया के अंदर कैसे एंट्री होती है इन सब चीज़ों की, तो जो पोर्चुगीज़ है, पोर्चुगीज़ यहाँ पर टोबैको का कल्टीवेशन करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात के अंदर। प्लस जो ब्रिटिश कॉलोनियल्स होती हैं ये भी यहाँ पर ये काम करते हैं यूपी, बिहार और बंगाल के अंदर। तो ये लोग ही यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग ही यहाँ पर जो टोबैको है इसका कल्टीवेशन बढ़ाते हैं भारत के अंदर। तो इनकी वजह से यहाँ पर ये टोबैको भारत में पहुँचता है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप देख पाओगे भारत यहाँ पर इसका काफ़ी तगड़ा यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर और कोई सेपरेट सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस खाली ये कुछ मतलब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये भी बताना है कि देखो, अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर लगभग 12 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर स्मोक कर रहे हैं, और ये चीज़ें हम लोग को बिल्कुल रोकने की आवश्यकता है। जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो यहाँ पर पूरी तरह से इसको रोकने पर लगी हुई है, इसके सेल को रोकने के लिए लगी हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि WHO ने एक इसका कन्वेंशन बना रखा है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, टोबैको को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर इस कन्वेंशन का जो भारत है वो भी पार्ट है। 27 फरवरी 2005 में यहाँ पे भारत इसका हिस्सा बना था। प्लस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पर हम लोग पब्लिक हेल्थ को लेकर बातचीत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर सकें, इस टोबैको को पूरी तरह से रोक सकें। तो सरकार यहाँ पर कभी कभी करती है काम, लेकिन इसमें क्या होगा, पब्लिक को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर अच्छे से इस टोबैको को ख़त्म कर पाएंगे। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये भी हमारी ख़त्म होती है। देन उसके बाद और कुछ आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रोफाइल्स के बारे में देखने को मिलेगा, इमरान खान की प्रोफाइल के बारे में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगेन यहाँ पर आप कुछ खास इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा नहीं। इकॉनमी सेक्शन पर भी कुछ भी नहीं है जो कि हम लोग मतलब डायरेक्टली हेल्प करे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी हैं। बाकी आपको पता होगा एक आर्टिकल हम अलग से डिस्कस करते हैं रोज़ाना, तो एक आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रोज़ाना की तरह। आपने थंबनेल देखा होगा जहाँ पे मैंने थंबनेल में एक टाइटल ला रखा है कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, या फिर आप कह सकते हो कोल्डेस्ट शहर कौन सा है, कोल्डेस्ट गाँव कौन सा है यहाँ पर हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ पर आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, उन सभी आर्टिकल्स के अंदर बताया गया रशिया के अंदर एक जगह है आर्कटिक सर्किल के पास में जिसका नाम है ओमियाकॉन। ठीक है, ओमियाकॉन यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पर बोला जाता है मतलब पूरे दुनिया का एक सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ठंडा गांव या सबसे ज़्यादा ठंडा शहर यहाँ पर इसको बोला जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक हाईएस्ट जो टेम्परेचर वो है -72 से -74 तक पहुँच चुका है। तो अपने आप में यहाँ पर इस प्रकार से टेम्परेचर पहुँचा है। प्लस अगर हम लोग बात करें ओमियाकॉन की, तो ये दुनिया का एक कोल्डेस्ट शहर यहाँ पर इसका स्टेटस इसको मिला हुआ है। यहाँ पे बोला गया लगभग 500 के आसपास फुल टाइम रेसिडेंट्स है, 500 लोग यहाँ पर रहते होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब बहुत कम लोग रहते हैं इस इतने से ठंडे प्लेस पर, ऑब्वियस ही बात है बहुत कम ही लोग रहते हो, आप लोग को नज़र आएंगे। तो ये इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह अपलोडेड हैं। बट यहाँ पर डायरेक्टली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी है। ओमियाकॉन यहाँ पर इसका नाम आपको नज़र आता है, ओमियाकॉन, ये आपको रशिया में देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। बाकी ये लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इसको कोल्डेस्ट सिटी या फिर कोल्डेस्ट विलेज ऑन द अर्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। -71 -74 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर जाता है। तो इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको क्लियर हो गई है। तो उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसके बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने क्या क्वेश्चन लिया था, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो जीसीसी का मतलब कौन सा कंट्री है जो कि हिस्सा नहीं है, वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ए, ईरान। तो ईरान इसका हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा। इसको लेकर भी विकीपीडिया का एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आपके साथ यहाँ पर लगा दिया था। यहाँ पर आप लोग इसको देख पाओगे, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ इसके मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको रियाद सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। 6 मेंबर्स यहाँ पर 6 मेंबर कंट्रीज़ इसकी देखने को मिल जाती हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ईरान हुआ, जो कि जीसीसी का हिस्सा नहीं है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा एक छोटा सा आर्टिकल यार पेंडिंग रह जा रहा है, आज भी पेंडिंग बचा हुआ है, लेकिन वीडियो 1 घंटे का क्रॉस हो चुका है। लेकिन कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कभी, या फिर टाइम मिला तो मैं अलग से यहाँ पर 5 मिनट का वीडियो, चाहता नहीं हूँ 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना, या फिर आज के डेली करंट अफेयर के वीडियो के अंदर डाल दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये चीज़ें थी। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।